सबसे इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही अप्रोचिंग हो चुका है। 16 जून 2024 को एग्ज़ाम है। दूसरा जो बच्चे अभी जस्ट तैयारी उन्होंने शुरू करी ही है, उनके लिए भी, दोनों ही बच्चों के लिए, दोनों तरह के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम एनसीईआरटीज़ को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना करें। सो व्हाट वी आर प्लानिंग, लेट्स स्टार्ट एनसीईआरटीज़ फ्रॉम टुडे। एक एक टॉपिक, एक एक पूरा हम ना, जैसे ज्योग्राफी का मैंने आज उठाया, पूरी क्लास 6 की ज्योग्राफी खत्म करेंगे हम विद एमसीक्यूज, विद शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्योंकि हम पूरा पूरा रीड नहीं करेंगे, हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और उसके बिहाफ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम ना सबसे पहले आज शुरू कर रहे हैं अपने चैप्टर 1 से। क्लास 6 का है ये, ध्यान रखना है एनसीईआरटी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, जब भी इस वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना जो हम अक्सर सुनते रहते हैं। वो क्या होती हैं? फुल मून नाइट। फुल मून नाइट को हम क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। ठीक है, न्यू मून नाइट होती है तो हम उसको अमावस्या कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बारी सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पूछा जाता है कि सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ का मतलब है सन, मून, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो नाइट स्काई में शाइन करते हैं, वो सभी क्या होते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि जितनी भी जो सेलेस्टियल बॉडीज है स्पेसिफिकली, वो कुछ बड़ी होंगी और बहुत ज़्यादा हॉट होंगी। ठीक है, बहुत गर्म होती हैं क्योंकि गैसेस से बनी होती हैं, एंड दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। उनकी अपनी ही हीट एंड लाइट होती है और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको निकालती हैं। अच्छा, इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार भी कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो सन है वो भी क्या है? एक स्टार है। ठीक है, या आप देखते हो सिमिलरली नाइट स्काई में जो स्टार्स ट्विंकल करते हैं सिमिलर टू सन, वो सब भी इसमें आता है, सेलेस्टियल बॉडीज का पार्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर कीवर्ड है, दैट इज कॉन्स्टिलेशंस। जब आप नाइट स्काई को देखोगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हुए आपने देखे होंगे शायद। उन पैटर्न्स को, जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है, उनके पैटर्न्स को हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। जैसे कि पेपर में अगर आ जाए कि ऐसा कोई कॉन्स्टिलेशन का नाम क्या है, तो उर्सा मेजर याद रखना एक ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन जो है वो है सप्तऋषि। इसमें 7 ऋषि सेजेस बने होते हैं। ये ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स का फॉर्म होता है। ठीक है, याद रखना, कॉन्स्टिलेशन समझ गए क्या होता है? जो स्टार्स देखते हो ना नाइट में, जब भी उनका कोई ग्रुप दिखे तो समझ लेना वो कॉन्स्टिलेशन है। और ऐसा ही कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि है और एक उर्सा मेजर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है, हम भूल जाते हैं कई बार ना, हम एनसीईआरटीज़ को बहुत अंडर एस्टिमेट करके करके चले जाते हैं कि कितनी बार तो पढ़ी है, छोड़ दो। और जो नए हैं उनके लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बहुत समय से नहीं पढ़ा आपने। नॉर्थ स्टार जो होता है ना, वो क्या इंडिकेट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन, जिसको हम पोल स्टार बोलते हैं। याद रखना, ये हमेशा स्काई के सेम पोजीशन में होगा और यहीं पे देखा जाता है। सप्तऋषि भी पोल स्टार पे ही देखा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनमें हीट और लाइट नहीं होती हैं। ध्यान रखना, कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनमें हीट एंड लाइट नहीं होती हैं। वो कैसे लाइट करती हैं? दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। कह रही वो स्टार्स की वजह से लाइट करती हैं। ऐसी बॉडीज प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट जो वर्ड आया, ग्रीक वर्ड से आया, ध्यान रखना, प्लेनेटिया। इसका मतलब है वॉन्डरर्स। तो जो अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं, वो क्या है? एक प्लैनेट है। यहाँ पर हीट है, लाइट है, सन से आ रही है ना। नियरेस्ट इसमें हमें स्टार भी देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखना, प्लैनेट शब्द किससे आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में आपको मिल जाएगी। सोलर सिस्टम की बात करोगे तो सोलर सिस्टम में आपको पता है 8 हमारे पास प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिसको हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है, लेकिन ध्यान रखना ये बेसिक चीज़ें ही हमें भूली हुई होती हैं। जैसे सोल है, रोमन माइथोलॉजी से निकल कर आया, सन गॉड बोलते हैं। सोलर का मतलब ही यही है, जो सूर्य से रिलेटेड हो। जो फैमिली है सोलर सिस्टम की, वो सही से निकल कर आया है। अब सन क्या है? देखो, सोलर सिस्टम का सेंटर है। इसमें इतनी हॉट गैसेस हैं कि ये हमें, सोलर सिस्टम को पूरा बांध के रखता है। पुलिंग फोर्स है जो बाइंड करके रखता है। अल्टीमेट सोर्स है ये हीट एंड लाइट का। बहुत हीट है इसमें, ये आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि नियरेस्ट स्टार पे कहीं फील हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नहीं होती। क्योंकि सन हमसे, अर्थ से बहुत दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखिएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द प्लैनेट्स।
प्लैनेट्स में याद रखना 8 प्लैनेट हैं ही हमारे पास। इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस सबसे पहले सन है। सन से अगर आप डिस्टेंस लेते हो तो पास में पहले मरकरी है, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, सबसे दूर आपका नेपच्यून होता है। ठीक है। अब शब्द आता है कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। ये जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं, ये सन की तरफ ही तो मूव कर रहे हैं फिक्स पाथ में। इस पाथ को एलोंगेट भी होता है ये, तो उसी को ऑर्बिट कहते हैं। अब जैसे मरकरी नियरेस्ट है ना, सन के नियरेस्ट है सबसे ज़्यादा, पूरा कंप्लीट कर लेता है ये अपना एक ऑर्बिट 88 डेज में। तो यानी कि इनका जो साल होता है 1 ईयर, इनका 88 डेज के इक्वल होता है। वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं बिकॉज इसका साइज और शेप जो है वो बिल्कुल अर्थ के बराबर है। टिल रिसेंटली 2006 प्लूटो भी कंसिडर किया जाता था प्लैनेट, लेकिन बाद में क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने डिसीजन लिया कि प्लूटो जो है वो अदर सेलेस्टियल बॉडीज की तरह ही काम है और ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है। अर्थ के बारे में देखोगे तो ये ध्यान रखना, और मैं बता दूं बीच बीच में कुछ टर्म्स भी आ रही हैं, उसका भी ध्यान रखना है। जैसे अर्थ है तो अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से और फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। ध्यान रखना, एक एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, कौन से नंबर पे क्या आ रहा है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। स्लाइटली फ्लैटेंड है पोल्स के सामने जब जाता है ना तो बिल्कुल फ्लैटन नजर आएगा, इसीलिए इसको जियोइड बोलते हैं, यानी कि अर्थ लाइक शेप को जियोइड बोलते हैं। पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं है ना। यहाँ पे लाइफ सपोर्ट है तो इसीलिए आप देखते हो हम यहाँ रह रहे हैं। अर्थ ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्म है, वो अलग बात है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से अब हो रही है, बट स्टिल। ठीक है। अब सीधा चलते हैं हम मून की तरफ। उससे पहले कुछ फैक्ट्स हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था 20 जुलाई 1969 में। ठीक है। मून याद रखना ऑनली सैटेलाइट है। मून क्या है? ऑनली सैटेलाइट है। इसका डायमीटर अर्थ के 1/4 है। ठीक है, 1/4 है यानी कि। और ये बिग नज़र क्यों आता है? क्योंकि ये प्लैनेट्स के नियरर है अदर देन सेलेस्टियल बॉडीज। मून जो मूव करता है अर्थ पे वो 27 डेज के लिए करता है। इट इज एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पेस को कंप्लीट करने के लिए। मून के पास कोई फेवरेबल कंडीशन नहीं है, इसके माउंटेन्स, प्लेन्स एंड ऑल है, ये ध्यान रखना। अच्छा, सैटेलाइट की बात करते हो तो सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट एक तरह की ना सेलेस्टियल बॉडी है जो ना मूव करती है प्लैनेट्स के अराउंड, घूमती रहती है। जैसे सन के अराउंड घूमता रहता है ना, वैसे सैटेलाइट भी घूमती रहती हैं। एक तरह का सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के आसपास घूमती रहती हैं। क्या ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं? हाँ जी, बिल्कुल होती हैं। आर्टिफिशियल बॉडी होती है, इसको साइंटिस्ट डिज़ाइन करता है यूनिवर्स के कम्युनिकेट करने के लिए। उसके लिए रॉकेट भेजे जाते हैं ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट करके मैसेज दें। इंडिया में सैटेलाइट हैं, हाँ जी बिल्कुल है, इनसेट है, आईआरएस करके ये सारी सैटेलाइट्स हैं। एस्टेरॉइड्स की बात करोगे तो अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, कुछ ऐसी बॉडी हैं जो सन के आसपास घूमती हैं, उनको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में होती हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है। मेटेरॉइड्स की बात करोगे तो ये बहुत छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो सन के अराउंड घूम रहे होते हैं, उसको मेटेरॉइड्स कहते हैं। ये अर्थ के नियर भी आते हैं, ड्रॉप भी हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है ना, हवा में बहुत ज़्यादा हीट, वो बहुत बर्न होती है। जब फ्लैश ऑफ लाइट कभी चमकते हुए दिखे तो समझ लो मेटियोर कुछ बर्न हुआ है। विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न ये अर्थ पे गिर जाता है और एक हॉलो सा बना लेता है। मेटेरॉइड की ये कहानी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम गैलेक्सीज की बात करते हैं तो गैलेक्सीज में एक चीज़ ध्यान रखना। गैलेक्सीज का ये है सीन कि देखो, सोलर सिस्टम में ना एक बैंड है बेसिकली। ठीक है, वाइटिश ब्रॉड बैंड है, और मिल्की वे हमारी एक गैलेक्सी है, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है। एंशंट इंडिया में ये इमेजिन किया जाता था कि जो राइट रिवर की लाइट जो फ्लो करती है स्काई में, ये बिकॉज आकाश गंगा ही है। और गैलेक्सी बेसिकली क्या होता है? बहुत ज़्यादा बिलियन ऑफ स्टार्स का एक सिस्टम होता है, क्लाउड्स का, गैसेस का एक सिस्टम होता है, जिसमें ये ना बहुत सारा यूनिवर्स को क्रिएट करता है, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ खास नहीं है। डायरेक्टली मूव टू दी नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, मूव कर जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, एंड दैट इज द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट द सेकंड चैप्टर जो हमारा है। ठीक है, तो हम उसी की तरफ मूव करते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका डायरेक्टली यार एक ज्योग्राफी का कम से कम आपका ना पूरा प्लान होके ख़त्म हो जाएगा ज्योग्राफी का। तो लेट्स मूव फॉर ज्योग्राफी। या, so the next chapter is about your this thing that is globe, latitudes and longitude के बारे में ये चैप्टर है।
देखो, ग्लोबल लैटिट्यूड के बारे में सबसे पहले ये जान लो कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब एक मिनिएचर फॉर्म है अर्थ का। जैसे देखो, ये आपके सामने ग्लोब है। इसमें क्या है दिखा रहा है, नॉर्थ पोल दिखा रहा है, साउथ पोल दिखाता है ना, ये सारी चीज़ें दिखाता है, एक्सिस दिखाता है। इसके अलावा इक्वेटर है। इक्वेटर का ध्यान रखना, इमेजिनरी लाइन है ग्लोब पे, जो हमारे पूरे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक नदर्न हाफ होता है, उसको नदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। एक सदर्न हाफ है, जिसको हम सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, जो कि इम्पॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट से लोकेटेड होती है। और जितने भी पैरेलल सर्कल्स यहाँ आप देख रहे हो, इनको क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इक्वेटर हमेशा कहाँ पर होगा? 0 डिग्री पर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। उसके अलावा जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर से दोनों पोल की तरफ, वो 1/4 होता है 360 डिग्री का। दैट इज 90 डिग्री आपको नॉर्थ पोल पे मिलेगा, और नॉर्थ साउथ पोल पे भी आपको 90 डिग्री देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट जो बात है, एक चंद्रपुर महाराष्ट्र में जगह है, एक बेलो है ब्राज़ील में जगह है। दोनों आपके पैरेलल ऑफ अबाउट 20 डिग्री लैटिट्यूड पर आते हैं। ठीक है, यानी कि 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड बाद में 20 डिग्री साउथ ऑफ इट इसमें आते हैं। ये दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड में आने का मतलब क्या है कि इतना ज़्यादा ही डिफरेंस है, मतलब यहाँ का जो आपको टेम्परेचर एंड ऑल मिलेगा वो सिमिलर मिलेगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड्स के, वो भी समझने हैं। यार देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, वो किस पर आता है? 23 डिग्री हाफ नॉर्थ पे आता है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री हाफ साउथ पे आता है। आर्कटिक सर्कल की बात करोगे तो आर्कटिक सर्कल जो आता है वो आपका कितने पे आता है? 66 डिग्री हाफ नॉर्थ पे। अंटार्कटिक सर्कल आता है 60 डिग्री हाफ साउथ पे। ठीक है, हीट जोन की बात करोगे तो इसमें एक टर्म आएगी टॉररेट जोन। टॉररेट जोन का मतलब क्या होता है कि जब देखो, जब सन का ना एकदम मिड टाइम चल रहा हो। ठीक है, आप जानते हो ना, वंस अ ईयर ऐसा एक समय आता है जब सन बिल्कुल ओवरहेड करता है सभी लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। ऐसे पीरियड में जहाँ पर सन सबसे ज़्यादा अपनी हीट बरसाए, उसको टॉररेट जोन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट सन लाइट मार रहा है। मिड डे जो सन का होता है वो कभी भी शाइन नहीं करेगा किसी भी बियॉन्ड द टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक टाइम ऐसा होता है आर्कटिक सर्कल, नदर्न हेमिस्फीयर इन ऑल में, कि बहुत मॉडरेट टेम्परेचर होता है क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज नहीं आ रही होती हैं। ऐसे जोन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं, जहाँ पर एंगल ऑफ सन रेज क्या हो रहा है? पोल की तरफ डिक्रीज चला जाता है, इसीलिए वहाँ पर हीट इतनी नहीं होती है। एक वर्ड होता है फ्रिजिड जोन, यहाँ बहुत ठंडा होता है। यानी ऐसे इलाके जो कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल पर आए नदर्न हेमिस्फेयर में, एंड अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल सदर्न हेमिस्फेयर में, ये सारे जो इलाके हैं बहुत ठंडे हैं, क्योंकि यहाँ पर सन जो है वो डायरेक्टली हराइजन से राइज नहीं करता है। हमेशा जो सन की हीट होती है, लाइट होती है, वो स्लांटिंग आती है। जहाँ पर भी स्लांटिंग हीट जाएगी वहाँ पर हीट कम पहुँचेगी। ऐसे जोन को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। सो लॉन्गिट्यूड्स इज व्हाट अबाउट, दिस इज बेसिकली, दीज आर द पॉइंटर्स, जैसे आपको लाइंस दिख रही है ना, तो ये लाइन ऑफ रेफरेंस हैं जो आपके नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में जाते हैं। इनको हम मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। डिस्टेंस को मेजर करते हैं, डिग्री बताते हैं, मिनट बताते हैं, मिनट से सेकंड बताते हैं, सेमी सर्कल्स एंड ऑल बताते हैं। इसी में एक वर्ड आता है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या है? जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 180 डिग्री ईस्टवर्ड पासवर्ड तक ये रहती है। ठीक है, ये आप समझ गए यहाँ तक के पॉइंटर्स सारे। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। दूसरा, याद रखना लॉन्गिट्यूड, वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू रीड लॉन्गिट्यूड, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द टाइमिंग्स, यू कैन मेजरमेंट द टाइमिंग्स ऑफ द अर्थ, मून एंड द प्लैनेट्स। सन कैसे रेगुलर राइज हो रहा है, कब सेट हो रहा है, ये सब नेचुरल टाइमर्स को पता लगाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम लॉन्गिट्यूड को रीड करें, इसके बारे में जानें। अब वाई डू वी हैव सम स्टैंडर्ड टाइम, क्यों होते हैं हमारे पास? क्योंकि वी हैव टू अडॉप्ट सम टाइम, क्योंकि बहुत सारा टाइम टेबल डिफरेंट होता है। यार देखो, एग्जाम्पल के तौर पर 1 घंटा 45 मिनट लोकल टाइम द्वारका का गुजरात में और डिब्रूगढ़ का असम में फ़र्क होता है।
समझ रहे हो आप? यानी कि अगर असम में 5 बज रहे होंगे तो द्वारका के अंदर 1 घंटे 45 मिनट वो पीछे होगा। तो इसीलिए हमने ना अपना लॉन्गिट्यूड का डिग्री याद रखना, 82 डिग्री 30 ईस्ट हमने बना रखा है। स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा ये टाइम है। लोकल टाइम है मेरिडियन का, स्टैंडर्ड टाइम होल कंट्री के लिए, इसी को हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इंडिया लोकेटेड कहाँ पर है? ईस्ट ऑफ ग्रीनविच पर है, जिसमें हम 5 hours 30 minutes GMT से ग्रीनविच से आगे हैं। सो अगर इंडिया में 7:30 बज रहे होंगे शाम के, तो लंदन में दिन के 2 बज रहे होंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली दैट टॉक्स अबाउट, लेट्स सी, ढंग से पढ़ते जाओ ताकि आपको इमीडिएटली ना सब चीज़ें नोट में आती जाएं। तो नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ, जिसमें हम ना रोटेशन और रिवोल्यूशन को समझेंगे कि क्या होता है। ठीक है, चलो डायरेक्टली मूव टू द टॉपिक। और इसमें हम मोशंस में देखेंगे, हमें रोटेशन टर्म का पता होना चाहिए। रोटेशन का मतलब समझ लो कि जो अर्थ के आपकी मूवमेंट हो रही है ना, अर्थ के एक्सिस पे जो मूवमेंट हो रही है उसको रोटेशन कहते हैं। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब अर्थ सन के अराउंड फिक्स्ड पाथ पे घूमती है तो उसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो दोनों टर्म्स में फ़र्क है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अब जो अर्थ का एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो एंगल बनाता है 66 ½ डिग्री, ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, इसके साथ साथ अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। आपको पता है ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट द टाइम। अब सर्कल जो डिवाइड करता है डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, उसको हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अर्थ कितना टाइम लेती है रोटेशन पे अपनी एक्सिस पे घूमने के लिए? 24 घंटा। तो पीरियड ऑफ रोटेशन क्या हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ डे बोलते हैं, यानी डेली मोशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर मान लो अर्थ रोटेट ही ना करे, यानी कि अगर रोटेशन ही बंद हो जाए तो क्या होगा? तो कह रहा है द पोर्शन ऑफ अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे। कह रहा जो फिर जहाँ पर अर्थ, मान लो ये अर्थ है, यहाँ से सन की रेज आ रही हैं और सन की रेज इस तरह से आ रही हैं और वो सिर्फ सन की रेज यहाँ मान लो आती ही जा रही हैं, तो यहाँ पर तो हमेशा डे रहेगा, कभी नाइट ही नहीं होगी क्योंकि अर्थ रोटेट ही नहीं कर रही है। इससे यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा अर्थ का वो बहुत गर्म गर्म हमेशा फील होता रहेगा। अदर हाफ में हमेशा डार्क रहेगा, इतना ठंडा रहेगा वो, तो वहाँ पे तो लाइफ मतलब दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएंगी अगर अर्थ रोटेट नहीं करती है तो। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ जो कि सन के अराउंड रोटेट करता है उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं। एंड इट टेक्स 365 days पूरा रिवॉल्व करने में, इतना टाइम हमारा लेता है। 6 घंटे इग्नोर करता है फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, फिर उसको बाद में हम एड ऑन कर लेंगे ना लीप ईयर के टाइम पे। तो लीप ईयर में 29 डेज होते हैं। इस साल 2024 हम पढ़ रहे हैं, ये लीप ईयर ही है हमारा। इस बार आपने देखा होगा 29 फरवरी भी आया था, तो जिसका भी बर्थडे होते होंगे वो लोगों ने मनाया होगा, तो लीप ईयर था बेसिकली। ठीक है, इलेप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? जो हमारा अर्थ अराउंड द सन जा रहा होता है उसको हम इलेप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट टाइमर्स हैं कि समर सॉलिस्टाइस क्या होता है। अभी जून चल रहा है ना, 21 जून को सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है और बहुत छोटी नाइट होती है 21 जून को। एट द सेम टाइम सदर्न हेमिस्फेयर में रिवर्स होता है। समझ गए क्या बोला मैंने? नदर्न हेमिस्फेयर में 21 जून को, जिसमें हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाते हैं, उस दिन दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है, और सदर्न हेमिस्फेयर में इसका उल्टा हो रहा होता है। ये सारी कंडीशन, विंटर सीजन में क्या होता है? नाइट्स लॉन्गर, डे बड़ा होता है, तो उसको हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं सदर्न हेमिस्फेयर वालों के लिए। 22 दिसंबर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज मिलती हैं और डायरेक्टली वो फॉल कर रहा होता है, तो लार्ज पोर्शन में वहाँ पर लाइटिंग होती है। विंटर सॉलिस्टिस में नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? रातें रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। On 21st March and September 23rd, these are the 2 days in which sun directly fall on the equator. That is why both neither the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experience the equal days and night. 21st March और 23rd September को इसीलिए हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, यानी कि डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं। तो हमें ये भी चीज़ें याद रखनी है।
इसके अलावा डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। देखो जल्दी जल्दी हो जाता है ना एक साथ करते जाओ तो, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ गाइस मैप्स है, तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फिफ्थ चैप्टर ऑफ योर्स। फिफ्थ कौन सा वाला है, देखते हैं यार अभी। या फिफ्थ इज दिस, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ हम करते हैं, ठीक है। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ में क्या क्या है, लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है और एटमॉस्फेयर है। अगेन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज वी आर लिविंग ऑन द अर्थ एंड इन ऑर्डर टू सस्टेन वी नीड लैंड, वाटर एंड एयर। LWA वी नीड इट, ठीक है। लिथोस्फेयर क्या है, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ लैंड है, वो लिथोस्फेयर है। जहाँ ऑक्सीजन नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती हैं वो एटमॉस्फेयर है। जो वाटर वाला पार्ट है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। एक बायोस्फेयर होता है जो नैरो जोन है जिसमें लैंड वाटर एयर एक साथ रहते हैं, उसको बायोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर का मतलब है कि अर्थ का क्रस्ट या थिन लेयर ऑफ सॉइल को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। इसमें आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशन बेसिन्स हैं, इसको हम लिथोस्फेयर का पार्ट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम हाईएस्ट माउंटेन पीक देखें तो वो सी लेवल से कितनी है, 8,848 मीटर्स। ग्रेटेस्ट डेप्थ कितनी है इसकी, 11,022 मीटर, जो कि मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है। नाउ कम टू दी वेरी इंपॉर्टेंट एडिशनल न्यूज, दैट इज एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के या तेंजिंग नोगे शेरपा इंडिया के, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ाई करी, क्लाइम किया 29 मई 1953 में। ऐसे ही जापान की एक पहली ऐसी महिला है, वुमेन है, जुमको तबई, इन्होंने समिट को पहुंचे और 1975 में इन्होंने रीच किया। शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ वी हैव द 7 कॉन्टिनेंट्स इन द अर्थ। एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है। एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 1/3 टोटल लैंड है, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है। एशिया सेपरेट कैसे होता है यूरोप से, उरल माउंटेन्स की मदद से। और कंबाइंड एक, पहले हम एक साथ ही रहते थे यूरोप और एशिया, तो उसको यूरेशिया कहते थे। यूरोप जो है वो एशिया के कंपैरिजन में छोटा है, कॉन्टिनेंट वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है, आर्कटिक सर्कल यहाँ से पास करता है और ये बहुत 3 वाटर बॉडीज से कनेक्टेड है। अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया, यहाँ पर इक्वेटर जा रहा है, ठीक है। सहारा डेजर्ट है जो कि बहुत हॉट डेजर्ट है अफ्रीका का। नाइल रिवर है। नॉर्थ अफ्रीका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, जिसमें से लिंक्ड है आपका साउथ अफ्रीका। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जिसको हम एस्थमस ऑफ पनामा भी कहते हैं। साउथ अमेरिका लाई करता है सदर्न हेमिस्फेयर में, जहां एंडस है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। यही फैक्ट्स इंफॉर्मेशन के लिए आई एम गिविंग यू दिस लेक्चर। प्लीज बी वेरी केयरफुल, इसको छोटा मोटा हल्का मत समझ लेना कि मैम एनसीईआरटी तो करा रही है। एनसीईआरटी से जब क्वेश्चन निकल के आएंगे तो तुम वहां पे रो दोगे, कहोगे यार कुछ पढ़कर आए हैं हम आज। तो एंडस क्या है, वर्ल्ड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट काम हो रहा है कि एक लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है जो कि साउथ अफ्रीका में है, और एक यहाँ पर अमेजोन रिवर भी है। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये भी सदर्न हेमिस्फेयर के अंदर आता है। इसमें चारों तरफ ओशंस हैं, सी है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अंटार्कटिका कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फेयर में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, साउथ पोल पे लाई करता है, परमानेंटली थिक आइस से कवर्ड है, कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। यहाँ पर 2 तरह के रिसर्च स्टेशंस हैं, इंडिया के मैत्री और भारती। रिसेंटली इन पे बहुत चर्चाएं हुई हैं, तो दिस माइट कम एक स्टैटिक पोर्शन में आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब है कि अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है। मोर देन 71% जो अर्थ का कवर्ड है वो किससे कवर्ड है, पानी से, और 29% लैंड से। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। तो हाइड्रोस्फीयर में पानी ही पानी है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। मोर देन 97% जो अर्थ का है उसमें बहुत सॉल्टी पानी है जो ह्यूमन यूज में नहीं आ सकता। आइस शीट्स हैं, है ना, अंडरग्राउंड वाटर्स हैं, कुछ फ्लैश वाटर लेक्स एंड ऑल हैं, ये सारी चीजें हैं। इसीलिए तो हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। फिर भी हमारे देश, हमारे कॉन्टिनेंट्स में कमी रहती है पानी की। ओशंस भी मेजर हाइड्रोस्फीयर हैं।
तीन साइड इसकी जो है वो आपकी कनेक्टेड रहती है ओशन वाटर्स की, वेव साइड्स एंड ओशन करंट्स। ठीक है, तो आपके मेजर ओशन जो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, ये सारे के सारे ओशन हैं। पैसिफिक ओशन क्या है, लार्जेस्ट ओशन है। ये सेपरेट हुए ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है जो पैसिफिक ओशन में लाई करता है। पैसिफिक ओशन सर्कुलर इन शेप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ साउथ अफ्रीका, ये सारे लोकेटेड है वहाँ पर। अटलांटिक ओशन जो है सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। अटलांटिक ओशन के लिए याद रखना ये ना एस शेप में नजर आता है। ठीक है, इट इज फ्लैंक बाय नॉर्थ एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ये सब होता है। इंडियन ओशन का नाम तो आपको पता ही है क्योंकि इंडिया के पास है इसलिए पड़ा। फिर सदर्न ओशंस हैं और उसके बाद आर्कटिक ओशंस हैं। फिर इसके अलावा एटमॉस्फेयर में ध्यान रखना लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर जो बना वो गैसेस की लेयर से ही तो बना। इसमें आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, और नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक्स अबाउट 99% ऑफ क्लीन। 78% आपका नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, इसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड ऑल है। तो एटमॉस्फेयर में ना डेंसिटी हाइट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लाइंबर्स को इसीलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, कब, जैसे जैसे हवा की डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, तो उसको इसीलिए सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। बायोस्फीयर तो आपको पता ही है कि अल्टीमेटली कनेक्शन है लैंड वाटर एयर का। ठीक है, सेवरल यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, हमें पता है। इसके अलावा गाइस दिस मच इज इम्पॉर्टेंट, और CO2 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, याद रखना, ग्लोबल टेम्परेचर्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है गाइस, लेट्स डिस्कस अबाउट MCQs विच वी हैव जस्ट कवर्ड द चैप्टर्स। ज्योग्राफी के ही हमारे ये MCQs हैं। 30 MCQs हैं, चेक करते जाओ। मैं वीडियो को आगे करती जाती हूँ, क्वेश्चंस को आप पॉज कर करके अपने आंसर्स को देते जाना। ठीक है, लेट्स सी, सारे क्वेश्चन चेक कर लो एक बार, आप देख लो। ठीक है, जो आपने पढ़ा है आप चेक कर लो आपको कितना आ रहा है। वीडियो पॉज करते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ। वेरी इजी क्वेश्चंस, बट यार डेफिनेटली कई बार हम इजी क्वेश्चंस भी गलत करते हैं। तो दीज आर द क्वेश्चंस गाइस। These are the 30 questions which you need to cover. Just cover it. Thanks a lot. Have a nice day to all.